हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें पॉलिटी में क्या क्या चीजें हमने कर ली हैं और आगे क्या करना है। 13 तक तो हमने पढ़ लिया था, आज 14 शुरू करेंगे। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। आप यहाँ हमसे जुड़ जाइए, AMRITUPADHYAY 007, क्योंकि यहाँ PDF में मिलती है और साथ ही हर क्लास की इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर जरूर दी जाती है, तो आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी या टाइमिंग का नहीं पता चले, ऐसा नहीं होगा। आइए देखते हैं। उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत लाइव कोड यूज कीजिएगा जब, तो आपको बैच में एडमिशन मिल जाएगा 29,999 रुपए में, क्योंकि अब संपूर्ण बैच लॉन्च हो चुका है। संपूर्ण का मतलब है कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम 3 कैटेगरी में बैचेस अब बनी है। 9,999 रुपए में सिल्वर शुरू हो जाता है, 19,999 रुपए में गोल्ड और 29,999 रुपए में प्लैटिनम, जिसमें सारी सुविधाएं हैं A to Z। ऑप्शनल को छोड़कर आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर हैं या फिर फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो फिर आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में छूट भी मिल जाती है इन बैचेस में। ठीक है, तो संपूर्ण बैच में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है आपको? 10 फरवरी से बैच की शुरुआत हो रही है शाम को 6 बजे। आपको करना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पर एक लिंक दिखेगा आपको बैच के बारे में, उस पर क्लिक कीजिए, लैंडिंग पेज पर जाइएगा, वहां जाकर पढ़िए, बैच के बारे में सारी जानकारी लीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए, PDF को पढ़िए। और अगर बैच में एडमिशन लेना है तो 2 तरीके हैं आपके पास। एक, बाय नाउ का ऑप्शन क्लिक कीजिए, वहां जाकर ऑफर्स अवेलेबल में जाकर इस कोड को अप्लाई कीजिए, अमृत लाइव कोड को, तो आपका बैच 29,999 का हो जाएगा। प्लैटिनम गोल्ड हो जाएगा 19,999 का। अगर आपको दिक्कत हो रही है, किसी भी तरीके की तकनीकी दिक्कत हो रही है, AMRIT@studyiq.com पर जाइए। क्या है ये? ईमेल आईडी है, ध्यान रखिएगा, जाना नहीं है, ईमेल करना है। अपना नाम, अपना फोन नंबर और किस बैच में एडमिशन लेना है, ये पूरी जानकारी आप भेजिएगा। आज हमें देखना है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है और कैसे हमने पूरे स्ट्रक्चर को देखा था। देखिए, हमने मूल अधिकार को इस तरीके से तोड़ा था और आप भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से तोड़ेंगे। पहला तो हमने देखा था आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में हमने देखा था राज्य की परिभाषा, और ये राज्य की परिभाषा किसके लिए है? ये राज्य की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ भाग 3 के लिए है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। राज्य की परिभाषा में क्या क्या है उसके लिए जाकर क्लास देख लीजिए। मूल अधिकार जहां से क्लास शुरू हुई है कम से कम वहां से तो देख ही लीजिए, अगर कोई नया देख रहा है तो। अगर कोई नया देख रहा है, उसको चाहिए पूरा ही देखना, तो स्टडी IQIAS हिंदी पर जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में कंप्लीट पॉलिटी बाय अमृत उपाध्याय पर जाइए। 23वीं क्लास है ये, आपको पीछे की 22 क्लासेस मिल जाएंगी। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, भाग 3 के लिए ही है। आर्टिकल 13, 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो संविधान के पहले की क्या विधियां थी, संविधान पूर्व की विधियां, अंग्रेजों के जमाने की विधियां, यानी जब संविधान लागू हुआ उससे पहले प्रवृत्त विधियां लागू थी उस समय ऑलरेडी, उनके बारे में कहा गया है। और दूसरी बात कहा गया है संविधान के बाद की विधियां, जो राज्य आगे बनाएगा संविधान लागू होने के बाद, जिसको हम कहते हैं संविधान पश्चात विधियां। इन दोनों विधियों के बारे में 13(1) और 13(2) में कहा गया है कि मूल अधिकारों से यह असंगत नहीं होंगी। 13(1) में कहा गया है कि संविधान पूर्व की विधियां मूल अधिकारों से जिस मात्रा तक असंगत होंगी उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। 13(2) में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, और उल्लंघन करने वाली विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। तो दोनों का क्रक्स एक ही है। न्यायिक समीक्षा हमने पढ़ लिया, इसी से निकलता है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने देखा कि भाई समीक्षा करेगा कौन, नल एंड वॉइड कौन करेगा? वो शक्ति तो न्यायपालिका के ही पास है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इस बात की जांच करने का प्राधिकार किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है? न्यायपालिका के पास है, और न्यायपालिका ही उसको जांच करती है। इसलिए हर एक्ट उसके दायरे में है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, न्यायपालिका के दायरे में। ये हमने देख लिया था। दूसरी बात हमने क्या देखा था? हमने देखा था मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं, इस सवाल पर भी गौर कर लिया था।
और फाइनली देखा था कि संशोधन हो सकता है क्योंकि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध था, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कह दिया था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन भी दे दिया था। अगर आप में से कोई नया है, ये सब बातें पिछली क्लास की हैं, इसलिए समझ नहीं आ रही होंगी, तो पिछली क्लास देखनी होगी। तो आर्टिकल 13 के 3 और 4 को भी देख लेते हैं। क्या था? 13(3) में कहा गया था कि भाई विधि, जब कह रहे हैं कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, तो विधि शब्द में क्या क्या चीजें हैं? विधि शब्द में अध्यादेश भी विधि है, एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी हैं, नियम, विनियम, उपनियम इत्यादि, ये सब विधि शब्द में शामिल है। ठीक है, यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ संसद से एक्ट ही पास कराएगा ऐसा जिससे मूल अधिकार से का उल्लंघन हो रहा हो, बल्कि कोई ऐसा अध्यादेश भी नहीं जारी करेगा, आदेश भी नहीं निकालेगा, नियम भी नहीं निकालेगा, विनियम भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, सब विधि में शामिल है। और 13(4) मैंने आपको बताया था, जब शंकरी प्रसाद से लेकर हमने देखा कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 24वां संविधान संशोधन 1971 में कराया और लिखवा दिया कि 13 की कोई भी बात, यानी इस अनुच्छेद की कोई भी बात 368 पर लागू नहीं होती, जिसका सीधा मतलब यह था कि विधि शब्द में सिर्फ सामान्य विधियां हैं, सामान्य विधियों से मूल अधिकारों के छीनने या न्यून करने को रोका गया है, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं। 368 इससे फ्री है, 368 के जरिए हम मूल अधिकार छीन भी सकते हैं, न्यून भी कर सकते हैं। ये सब हमने समझा था। ठीक है, तो 368, 13 की कोई भी बात 368 पर लागू नहीं होती, यही 13 हमने समराइज किया था। आज हमें आर्टिकल 14 करना है। उसके पहले एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि 12-13 में तो हमने देख लिया, लेकिन असली जो मूल अधिकार की शुरुआत होती है वो 14 से 18 समता का अधिकार। दरअसल मूल अधिकार इफेक्टिव तरीके से 14 से लेकर 32 तक है। 33, 34, 35 में तो संसद को दी गई शक्तियां बताई गई हैं, और 12 और 13, 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में न्यायिक समीक्षा के बारे में बातचीत है। तो 14 से 18 समता का अधिकार, जो हम आज शुरू करेंगे। 19 से लेकर 22 तक हमने देखा था स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आपको भी ये कैटेगराइजेशन याद रहनी चाहिए। 23-24 हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 हमने देखा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 हमने देखा था संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 मैंने बताया था कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के इस मौलिक अधिकार को निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, और इसको 300A में डाल दिया गया, यानी ये कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, 32 में मैंने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी आपके मूल अधिकार पर अगर कोई हमला हो जाए, कोई छीन ले, कोई भी कानून, राज्य अगर छीनने की कोशिश करे, आप सीधे किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और ये अपने आप में भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 32, यानी आपके सुप्रीम कोर्ट के जाने का अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार है, इसको भी कोई नहीं छीन सकता। फिर 33 मैंने कहा था कि भाई संसद को शक्ति है, 33, 34, 35 तीनों ही संसद की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। 33, 34 और 35 क्या क्या शक्ति? 33 को में शक्ति है कि अगर इंटेलिजेंस हो गया, आसूचना जिसको कहते हैं, सेना इत्यादि जो भी इस तरह के काम हैं, ठीक है, इन सब में कार्यरत जो लोग हैं उनके मूल अधिकार को में कार्यरत लोगों के मूल अधिकार सीमित करने की संसद को शक्ति है, सीमित करने की शक्ति। 34 में मैंने कहा था कि मार्शल लॉ जब लागू होगा उस कंडीशन में
मूल अधिकार के सीमित करने की संसद की शक्ति, ठीक है। और 35 में कहा था कि भाग 3 में जहां भी कहीं दंड का प्रावधान दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस करना दंडनीय अपराध है, तो दंड का प्रोविजन कौन करेगा? आर्टिकल 35 के तहत संसद के द्वारा दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो संसद को शक्ति है कि जहां भी दंड का प्रावधान है, जहां भी दंड का प्रावधान है उसके लिए कानून कौन पास करेगा? संसद। विधि कौन बनाएगा? संसद। जैसे बेगार, बलात्श्रम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब के लिए सजा का प्रोविजन करना है तो कानून संसद ने बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था। अब आ जाइए आर्टिकल 14 पर। आज से शुरू कर रहे हैं समता का अधिकार। देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14, ठीक है, समता के अधिकार के अंदर में है, वो तो मैंने बता ही दिया। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को, ठीक, ध्यान रखिए नागरिक नहीं लिखा हुआ है, राज्य किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, दो टर्म है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। पहली बात, कौन वंचित नहीं कर रहा है? राज्य। मैंने क्या कहा? ज्यादातर मूल अधिकार नेगेटिव एक्सप्रेशन है, नकारात्मक अधिकार है। क्या नहीं करना है ये बताया गया। किसको बताया गया? राज्य को। मैंने एक बात और बताई थी आपको, ये अधिकार आपको मिले हुए हैं, किसके खिलाफ मिले हुए हैं? व्यक्ति को मिले हुए अधिकार हैं राज्य के खिलाफ। तो राज्य को मना किया गया है कि राज्य वंचित नहीं करेगा, ठीक। राज्य को कुछ करने के लिए तो कहा नहीं जा रहा है, यहां राज्य को मना किया जा रहा है, इसलिए नेगेटिव एक्सप्रेशन है, नकारात्मक मूल अधिकार। राज्य व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, तो एक तो ध्यान रखना है कि व्यक्ति है, नागरिक नहीं, यानी नागरिक भी और गैर नागरिक भी। विधि के समक्ष समता, एक टर्म इसको समझना है, या विधियों के समान संरक्षण, दूसरा टर्म इसको समझना है, से वंचित नहीं करेगा। जब हम कहते हैं विधि के समक्ष समता तो इसका मतलब क्या हुआ? विधि के समक्ष समता। दूसरा टर्म क्या है? विधियों का समान संरक्षण। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल, विधियों का समान संरक्षण को क्या कहेंगे? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। सीधी सी बात है कि भाई कानून के सामने सब बराबर है, ठीक। और कानून का भी इक्वल प्रोटेक्शन करना है। ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी कि क्या होता है जब हम कह रहे हैं कानून के सामने सब समान हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कानून की नजर में आपके देश में सब पर एक ही कानून इंप्लीमेंटेड है। सिने स्टार, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, कोई भी कोई अपराध कर दे तो कानून सबके लिए क्या है? बराबर है, विधि के समक्ष समता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सलमान खान पर आरोप है काला हिरण मारने का तो उनको कोई उन्मुक्ति मिली हुई है? नहीं, उनको भी जाना है, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये अलग बात है कि वो अपना वकील हायर कर लेंगे बड़ा, लेकिन मामला वो नहीं यहां डिस्कस कर रहे हैं। भाई वकील हायर कर लेना और वो अपने दिमाग से केस को घुमा ले, ये तो अलग चीज है, लेकिन कानून के भीतर के प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। क्या उसमें कोई दिक्कत है? उसमें ये कहा गया है क्या कि 60 लाख से ऊपर पैसा कमाने वाले के लिए ये कानून ऐसे काम करेगा? या उसमें कहा गया है कि भाई इस कास्ट के लोगों के लिए
हत्या के लिए कोई सजा नहीं है या चोरी करने पर कोई सजा नहीं है? क्या यह कहा गया है कि पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले ज्यादा सजा दी जाएगी, महिलाओं को कम सजा दी जाएगी? ऐसा तो नहीं कहा गया। ठीक है, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। विधि के समक्ष समता है। ठीक, अब वो कोई भी हो, किसी के हाथ से, मान लीजिए बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ से कोई मर्डर हो जाता है, या किसी ने किसी पर गाड़ी चढ़ा दिया, उसको भी जाना पड़ेगा थाने, उसको भी अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, उसको भी समान कानून के तहत ही डील किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए कोई अलग से कानून बना हुआ है, या फिर ऐसा नहीं होगा कि उसको कोई प्रिविलेज दिया गया है, कोई विशेषाधिकार दिया गया है। यह ध्यान रखिए। तो हम कहेंगे कि विधि के समक्ष समता है। और यह बात ध्यान करिए, हमने संविधानवाद वाली क्लास में पढ़ी थी कि संविधानवाद का मतलब क्या हुआ? सीमित सरकार, सरकार को मर्यादित करना, सरकार मनमाना ना करे, और इसका एक टूल है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के भीतर हमने पढ़ा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी ये ब्रिटेन से आ रहा है। ठीक, ब्रिटेन से चला आ रहा है विधि के समक्ष समता। डायसी वाला ध्यान कीजिए, हमने कहा था कि डायसी ने दिया रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश चिंतक था, विधि के शासन का बताया उसने। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया। और रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत में क्या बताया कि भाई विधि सर्वोच्च है, कानून बनाने वाला भी कानून से ऊपर है, दूसरा सबके लिए बराबर है, यानी विधि के समक्ष समता है। ठीक है, यह अलग बात है कि ब्रिटेन में ही विधि के समक्ष समता नहीं है। भाई ब्रिटेन का जो क्राउन है वो अपवाद है विधि के समक्ष समता का, और इंडिया में भी बहुत सारे अपवाद हैं जो हमने उस समय पढ़ा था, थोड़ा सा आज भी पढ़ लेंगे। लेकिन ओवरऑल विधि के समक्ष समता का मतलब क्या हुआ कि कानून के सामने भाई सब कोई समान है, कानून सबके लिए समान है। इसका मतलब यह है कि किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है, प्रिविलेज नहीं है कोई। ठीक, दूसरा मतलब क्या हुआ? दूसरा मतलब है कि भाई विषमता का अभाव है या भेदभाव का अभाव है। विषमता का अभाव है, भेदभाव का अभाव है, भेदभाव नहीं, यही सब मतलब होगा कि विधि के समक्ष समता है, कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के लिए भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, किसी को भी के साथ भेदभाव नहीं है। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ब्रिटेन में ही किंग जो है, सम्राट जो है, क्राउन जो है, वो एग्जेम्प्टेड है, उन्मुक्ति है उसको बहुत सारी। इंडिया में भी विधि के समक्ष समता का कोई अपवाद है? मैंने आपको बताया था, ध्यान कीजिए कि इंडिया में भी विधि के समक्ष समता का अपवाद है आर्टिकल 361। अपवाद किसका? विधि के समक्ष समता का। भाई विधि के समक्ष समता हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कानून के सामने सब बराबर है ना, कोई भेदभाव नहीं है। अपवाद कह रहे हैं, इसका मतलब कानून ने कुछ छूट भी दे रखी है, कुछ लोगों को कानूनों में भी छूट दी गई है, कानूनों से भी छूट दी गई है। वो लोग कौन है? वो लोग में आर्टिकल 361 में मैंने आपको कहा था कि पहली छूट तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही है, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को। क्या क्या छूट है? छूट ये है कि अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी निर्णय लें, उनके लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। उन निर्णयों के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं हैं। मतलब किसी न्यायालय में उनको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि भैया किस बिहाफ पर तुमने ये साइन किया है एक्ट पर। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी मर्जी से काम नहीं करते, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। यहां तक कि जो अभिभाषण भी आप देखते हैं राष्ट्रपति का, वो भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिखा हुआ रहता है।
इसीलिए वो सरकार की प्रशंसा कर रहे होते हैं कि सरकार ने ये किया वो किया, ठीक है, और आगे हमारी ये योजना है। ये राष्ट्रपति थोड़े ही बोल रहे हैं, ये तो दरअसल मंत्रिपरिषद का थमाया हुआ लेटर है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हर काम करना है। बहुत लिमिटेड डिस्क्रिप्शन है, बहुत लिमिटेड विवेकाधीन शक्ति है, अपने बुद्धि से काम नहीं करना। ये डिजाइन ही नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई ये नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट। तो जब मंत्रिपरिषद के सलाह पर सारे काम करने हैं हेड ऑफ द स्टेट को, अगर राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है तो उसके साइन किए पर व्यक्तिगत तौर पर तो न्यायालय में पेश कभी भी नहीं किया जा सकता। ये तो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहा है। तो ये उन्मुक्ति लिखी हुई है आर्टिकल पर कि अपने पद पर रहते हुए जो भी वो निर्णय लेते हैं उसके लिए किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे, उनको उन्मुक्ति है। कल को मान लीजिए कोई एक्ट पास हुआ और उस एक्ट की वजह से कोई गड़बड़ी हो गई या एक्ट में ही कुछ भारी गड़बड़ी थी, तो कल को अदालत सुप्रीम कोर्ट ले आके पूछ ले प्रेसिडेंट को कि तुम पढ़े नहीं थे, कैसे साइन किए? ये नहीं हो सकता। ठीक है, चल दूसरी बात क्या है? पहली उन्मुक्ति तो ये हो गई। दूसरी उन्मुक्ति क्या है? इनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जिसको बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग न तो शुरू की जाएगी, न तो शुरू की जाएगी, और अगर चल भी रहा हो पहले से और ये बीच में प्रेसिडेंट या राज्यपाल बन गए तो भी जारी नहीं रखी जाएगी, रोक दी जाएगी। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है, यहां कॉन्टेक्स्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और ध्यान रखिए क्रिमिनल के बारे में बात हो रही है, सिविल के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल के बारे में बात हो रही है, आपराधिक कार्यवाही के बारे में बात हो रही है। अब मान लीजिए भाई कोई प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर है ऑलरेडी और उसके हाथ से कोई कांड हो गया, आपराधिक हत्या ही हो गई, तो अब उसको उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू होगी। ठीक, कब तक? जब तक वो पद पर बना हुआ है। पद पर हटने के बाद होगी, लेकिन पद पर जब तक है तब तक नहीं होगी। भाई राष्ट्रपति को ही हेड ऑफ द स्टेट है ना, हेड ऑफ द स्टेट का पद इसलिए खाली हो जाएगा क्योंकि उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई, उसको अंदर डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और वो भी वैसा पद जिसमें 1 मिनट के लिए भी वो पद खाली नहीं रह सकता। तो इसलिए प्रोविजन किया गया है, उन्मुक्ति दी गई है कि भैया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के मामले में ना तो शुरू होगी और ना ही, अगर शुरू पहले से चल रही है और वो आदमी प्रेसिडेंट या राज्यपाल बन गया तो फिर रोक दी जाएगी जब तक वो पद पर है। अब सवाल है कि सिविल मामलों में क्या है? तो सिविल मामले शुरू हो सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। कब? 2 महीने की नोटिस देने के बाद। 2 महीने का नोटिस जब तक खत्म नहीं होता, नोटिस जब तक खत्म नहीं होता तब तक नहीं। सिविल मामले मतलब क्या है? मान लीजिए किसी राज्य के राज्यपाल हैं, उनके तलाक का मामला चल रहा है तो सिविल मामला है। संतान से रिलेटेड उत्तराधिकार का मामला चल रहा है, प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है, किसी भी तरह का मामला चल रहा है तो फिर वो सिविल मामला है। तो सिविल मामलों में तो 2 महीने की नोटिस दीजिए, 2 महीने की नोटिस दीजिए पर्याप्त स्पष्टता के साथ कि किस वजह से है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, सब कुछ लिख वगैरह के दे दीजिए। और 2 महीने के जब नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। ऑब्वियसली 2 महीने के नोटिस दिया गया है ताकि अपना भाई सब कुछ वो देख सकें कि कैसे उनको अपना काम वाम मैनेज करना है। लेकिन हाँ, सिविल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के लिहाज से। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग कभी भी शुरू नहीं की जा सकती है, नहीं जारी रखी जाएगी। तो ये दोनों तीनों अपवाद हो गए। ठीक है, आर्टिकल 361 में जो दिए गए। उसके अलावा क्या अपवाद है? उसके अलावा आपको पता है कि फॉरेन डिप्लोमेट्स को बहुत सारे उन्मुक्तियां हैं। जैसे मान लीजिए भारत में कोई विदेशी राजनयिक है और उसने कुछ कांड कर दिया यहां,
अब इस विदेशी राजनयिक को भारत के लॉ के हिसाब से सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे अपने देश वापस भेजा जाएगा, उसे अपने देश वापस भेजा जाएगा और वहां पर कार्रवाई होगी। जाहिर तौर पर भारत सरकार दबाव डालेगी कि भाई अपने यहां के लॉ के हिसाब से इसको सजा दो, इसने हमारे यहां ये क्राइम किया है। लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से यहीं पर सजा दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो एम्बेसडर होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, जो विदेशी डिप्लोमेट होते हैं, विदेशी राजनयिक होते हैं, उनको ये उन्मुक्तियां रहती हैं। और हर एक देश के, हमारे भी जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको कई देशों में उन्मुक्तियां हैं ऐसी, ठीक है, म्यूचुअली चलता है, ठीक है। तो ये भी एक अपवाद हो गया विधि के समक्ष समता का। भाई कानून अगर सबके लिए बराबर है, तो कानून सबके लिए बराबर है, तो किसी विदेशी राजनयिक द्वारा किए गए क्राइम पर उसको क्यों नहीं यहां सजा होती है? उसको आपने इम्यून कर रखा है, वो चला जाता है अपने देश। इसी तरह की उन्मुक्ति है आर्टिकल 105 में और 194 में। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। 105 में सांसदों को दिए गए विशेषाधिकार हैं और 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दिए गए विशेषाधिकार हैं। अब ये जब अपने फ्लोर पर कुछ भी बोल रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें डिस्कशंस, वोटिंग, सब कुछ तो होता ही। सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई अपशब्द बोल दे, ठीक है, तो ना इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, ना डिफेमेशन का चार्ज लगता है। फ्लोर पर बोलते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको भी कार्यवाही देखते होंगे लोकसभा में, अगर देखिएगा तो लोकसभा के स्पीकर क्या कहेंगे या राज्यसभा में सभापति क्या कहेंगे। मान लीजिए किसी ने उल्टा बोल दिया कुछ, तो बोलेंगे कि भाई इसको रिकॉर्ड से बाहर कर दीजिए। मतलब ये संसद की कार्यवाहियों के रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, रिकॉर्ड से बाहर हो गया। अब जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं सारे, उस रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो हमने पहले भी देखा था, और डिफेमेशन का मामला, इन पर नहीं चलता, इनको उन्मुक्ति है। दूसरा, अगर ये अपने प्रेमाइस में है, पुलिस वहां से इनको अरेस्ट तब तक नहीं कर सकती जब तक कि स्पीकर या सभापति से मंजूरी न मिल जाए। इस तरह की भी उन्मुक्तियां हैं। तो ये उन्मुक्तियां अपवाद के तौर पर हैं। विधि के समक्ष समता जब हम कह रहे हैं, उसके अपवाद के तौर पर है। इंग्लैंड में जैसे मैंने बताया कि इंग्लैंड में भी अपवाद है, किंग ही बहुत बड़ा अपवाद है, एग्जेम्प्टेड है बहुत सारी चीजों से। तो आर्टिकल 14 में बेसिकली विधि के समक्ष समता तो यही है। लेकिन एक और टर्म है विधियों का समान संरक्षण, कि भाई विधियों का समान संरक्षण क्या है। देखिए, जब हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो हमें सोचना होगा कि क्या विधि के समक्ष वाकई समता है। अगर हम कह रहे हैं विधि के समक्ष समता है, तो आपको और भी चीजें ध्यान आ रही होंगी। जैसे इनकम टैक्स में आपने देखा होगा कि कानून सबके लिए अगर बराबर है, तो सबको क्यों नहीं बराबर परसेंटेज ऑफ टैक्स देने की बात की जाती है। सबको क्यों बराबर परसेंट ऑफ टैक्स क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देना चाहिए? यह सवाल कभी सोचा आप? भाई देश में इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक ही कानून होना चाहिए कि आप 10 रुपया कमाएं, 20 रुपया कमाएं, 10,000 कमाएं, 20,000 कमाएं, 10 लाख कमाएं, 20 लाख कमाएं, आपको 30% सरकार को देना है टैक्स के तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं, टैक्स स्लैब बने हुए हैं, और टैक्स स्लैब में कहता है 4 लाख तक हैं तो 0, 8 लाख हैं तो 5%, जो भी है। ये कोई डेटा मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, अभी हाल ही में आया है। 10 लाख से ऊपर कमाते हैं तो इतना परसेंट, 15 लाख से 20 लाख से ऊपर कमाते हैं तो इतना परसेंट। ये क्यों बना हुआ है भाई? सबको क्यों नहीं बराबर कर देते? कानून के सामने तो सब बराबर होने चाहिए, और है तो ये परव्यू में इनकम टैक्स एक्ट की, तो क्यों नहीं है बराबर? दूसरा, आपने बनाया पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट
ऑन वर्क प्लेस फॉर वुमेन। पॉश एक्ट कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ बना हुआ है। इसमें पुरुषों के लिए कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए। क्यों? पुरुष भी तो काम करते हैं। कार्यस्थल पर पुरुषों का यौन शोषण नहीं हो सकता। आजकल एक खबर आई थी कि भाई एक व्यक्ति ने एक महिला से, अपनी पत्नी से उत्पीड़ित होकर वीडियो रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके सुसाइड कर लिया, और पूरे देश में खूब चर्चा हुई। पुरुष आयोग बनना चाहिए क्या? क्या पुरुष प्रताड़ित नहीं होते? पुरुषों ने मोर्चा खोला कि पुरुषों का दर्द किसी को दिखता ही नहीं। किसी को नहीं दिखता तब तक तो ठीक है, कानून को भी नहीं दिखता क्या? पॉश एक्ट बना हुआ है, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है। इनफैक्ट आप समाज में अगर ये नरेशन गढ़ेंगे भी कि पुरुषों के साथ यौन उत्पीड़न होता है कार्यस्थल पर, तो लोग हंसेंगे। ये बात सही भी है, क्योंकि मैक्सिमम तो कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न के केसेस हैं वो किसके हैं? महिलाओं के साथ होते हैं। पॉश एक्ट, यही पॉश एक्ट है जो विशाखा, मैंने बताया था ना, विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक एक्ट नहीं बन जाता तब तक ये गाइडलाइंस काम करेंगे, इन गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य है। तो भाई पॉश एक्ट बना है, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं। ठीक। सीनियर सिटीजन्स को स्पेशल व्यवस्था मिलती है, ऐसा क्यों? यूपीएससी का आप एग्जाम देते हैं, कट ऑफ अनरिजर्व्ड के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अलग है। ये सारे कट ऑफ्स अलग क्यों हैं? अगर आप एग्जाम ले रहे हैं, एक ही कट ऑफ रखिए और सबका एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, और उनको मार्क्स दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए एक कुश्ती का कार्यक्रम हो रहा है, उस कुश्ती के कार्यक्रम में एक तरफ है 210 केजी का सूमो पहलवान, वर्सेस 45 केजी का मोगेम्बो। बताइए इस कुश्ती में, पहलवानी में कौन जीतेगा? इसके सामने तो मच्छर, मोगेम्बो मच्छर की तरह नहीं दिखेगा। 45 केजी का, कहां 210 केजी का सूमो मोगेम्बो को ऐसे पकड़ा, उठाया, उठाकर फेंक दिया। सूमो को टक्कर देने के लिए मोगेम्बो 45 केजी का, ये क्या बराबर वालों के बीच हो रही है क्या कुश्ती? नहीं हो रही है, सीधी सी बात है। सूमो को टक्कर देने के लिए किसी कुमो को लाना पड़ेगा जो 210 केजी के आसपास का हो, तब जाकर बराबर की टक्कर होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए एक हाथी से कहा गया है कि भाई पेड़ उखाड़ना है, ठीक है, एक पेड़ उखाड़ना है। ये हाथी दिन भर प्रैक्टिस में है पेड़ उखाड़ने के लिए, और इसको कहा गया कि कंपटीशन तुम्हारा जानते हो किससे है? खरगोश से। और खरगोश को भी कहा गया है पेड़ उखाड़ना है, 10 मिनट में पेड़ उखाड़ कर दिखाओ। इसको भी कहा गया है कि 10 मिनट में पेड़ उखाड़ कर दिखाओ। है कंपटीशन। एक खरगोश को, चीते को कहा गया है, मान लीजिए 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ना है, और कछुए को कहा गया है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ना है। 5 किलोमीटर दौड़ना है, कौन जीतेगा? क्या समझ पा रहे हैं आप? ये सारी प्रतियोगिताएं जो हो रही हैं वो इक्वल्स के बीच में नहीं हो रही हैं, बराबर वालों के बीच में नहीं हो रही हैं। बराबर वालों से बात करो, सुनते हैं ना, उससे क्या बात कर रहे हो, मुझसे बात करो, वो वाला बात नहीं आ रही है। तो बराबर वालों के बीच नहीं है ये किसके बीच हो रहा है?
गैर बराबरी वाले लोगों के बीच हो रहा है। ऐसे में इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बोल सकते। ये तो तब होता जब आप कहते कि हाथी भाई तुम 10 मिनट में पेड़ उखाड़ो, ठीक है, और खरगोश को बोलते कि भाई तुम इतना घास उखाड़ दो। अब ये बराबर हो गया। इसको बराबर करना होगा तो कहा जाएगा कि चीता तुम 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो कछुए को कहा गया कि तुम 1 घंटे में 100 मीटर चलो यार, तो बराबर हो गया। तो बराबर करना पड़ेगा ना, ये बराबर तो नहीं। तो विधि के समक्ष समता का मतलब ये नहीं है कि कानून के सामने अगर सब कुछ बराबर है तो इसका मतलब यहां डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। भाई हाथी को कह रहे हैं पेड़ उखाड़ो, खरगोश को कह रहे हैं घास को उखाड़ो, तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हाथी बोलेगा ना कि ऐसा क्यों यार, खरगोश को कह रहे हो घास उखाड़ो। जब बात पेड़ उखाड़ने की है, मेरिट पेड़ उखाड़ना है तो पेड़ उखड़वाओ, घास क्यों उखड़वा रहे? चीता कह रहा है 50 किलोमीटर हम दौड़े और ये दौड़ेगा 100 मीटर, ये क्या बात हुई? भेदभाव हो रहा है। लेकिन किस तरह का भेदभाव हो रहा है? ये भेदभाव हो रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर संरक्षणात्मक भेदभाव हो रहा है, जो कि जरूरी है। और जब हम ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, इसका मतलब हम विधि के समक्ष समता की बात नहीं कर रहे हैं, हम इक्वल प्रोटेक्शन कर रहे हैं लॉ का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि विधियों का समान संरक्षण किया जा रहा है। बात यहां स्पष्ट है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ हमने देखा कि भाई विधि के समक्ष समता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जिसमें कोई भी किसी को विशेषाधिकार नहीं, विषमता का अभाव है, भेदभाव नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ विधियों का समान संरक्षण है, जिसका मतलब है कि समान लोगों के बीच, बराबर वाले लोगों के बीच समान कानून लागू होना चाहिए। एक ही कानून सब पर लागू हो, नहीं, समान लोगों पर समान कानून लागू, ठीक। जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट लोग 1935 के एक्ट से जिनको शेड्यूल्ड किया गया, अनुसूचित किया गया, उन्हीं को कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। जो वर्ण व्यवस्था में भी नहीं आ रहे थे, जिनके जाने से लोग छुआछूत करते थे, भेदभाव करते थे, जिनकी परछाई पड़ जाने से लोग नहाने लगते थे, उन लोगों के लिए, जिनके साथ ये आज का 1935 का बर्ताव तो है नहीं, ये बर्ताव जो सैकड़ों हजारों सालों से उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हुए आया है, उनको हेय दृष्टि से देखा गया है, उनको समाज में ऊपर बैठने नहीं दिया गया है। आज भी जब जाकर गांव में देखेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो लोगों को लगता है कि भाई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जब गांव में जाकर देखेंगे, बहुत इंटीरियर में जाकर देखेंगे, रिमोट में जाकर देखेंगे, तो क्या स्थिति है कि कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट का व्यक्ति अगर बैठा हुआ है कुर्सी पर, तो सो कॉल्ड निचली कास्ट का व्यक्ति सामने बराबर पर नहीं बैठ रहा। सैकड़ों हजारों साल में उसके दिमाग को इस तरह से गुलाम बनाया गया है कि वो खुद भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। और ये लड़ाई तो उस समय से चली आ रही है। जो इसमें जागते हैं उन फिर स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, दोनों में क्लैश होता है, वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है। और आपको लग रहा होगा कि ये सब भेदभाव खत्म हो गए हैं, सर हुआ नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हर जगह भेदभाव है। यहां तक कि महानगरों में भी आप जाइए रेंट पर, आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे, जाते होंगे कहीं ना कहीं रेंट पर जब घर लेने के लिए, सामने वाला पूछ रहा होता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, आप कहते हैं मेरा नाम अमृत है, मान लीजिए आप कहते हैं मोगेम्बो है। उसको मोगेम्बो में इंटरेस्ट नहीं है, उसको जानना है कि टाइटल क्या है। वो बोलता है पूरा नाम बताओ, पूरा नाम आप बताते नहीं, पूरा नाम भी आपने ऐसा रखा है कुछ नहीं पता चले। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारेगा, वो पूछेगा कि पापा का नाम क्या है, पापा का नाम भी वैसा ही है जिसमें कुछ पता ना चले। फिर पूछेगा गांव कहाँ है, फिर पूछेगा अच्छा गांव में कौन लोग रहते हैं वहां पर। वो किसी ना किसी तरीके से आपसे ये उगलवा ही लेगा कि
कास्ट क्या है, किस जाति का है, किस धर्म का है। और अगर आप सुटेबल कास्ट या फिर धर्म से बिलोंग करते हैं तब तो भाई आपको कहेगा रहने के लिए, नहीं तो कहेगा कि यार मैं बताऊंगा, एक और आए हुए हैं मैं तुमको बताऊंगा। और भेदभाव देखना हो तो जाइए, कई सारे घरों में देखेंगे कि कुछ लोगों के लिए अलग अलग से कप रखा हुआ है। मतलब वो परिवार अपने दोस्त मित्रों के साथ जिस कप में सेट में चाय पीता है, कुछ अपने घर में आने वाले लोग, भाई देखिए पूरा समाज है, इस समाज में आप अपर कास्ट निचले कास्ट जो भी बांट रखा है समाज ने, लेकिन सबकी जरूरत है समाज में, ये तो तय है। गांव के बाहर देखेंगे आप कि कुछ घर ऐसे हैं जो गांव के बाहर बने हुए हैं, ठीक है, उनका काम हो सकता है चमड़े का, अलग अलग तरीके का काम, साफ सफाई का काम, लेकिन गांवों के बाहर बने हुए हैं, जो वैसे गांव हैं जिसमें अपने आप को उच्च कुल का बोलने वाले लोग रहते हैं, वो दूरी बनाकर रहते हैं, उनको बाहर जगह दिया है। लेकिन जरूरत तो पड़ेगी ही ना, लोग आएंगे जाएंगे, तो उसमें भी भेदभाव होगा। भेदभाव का लेवल क्या होगा? भेदभाव का लेवल ये होगा कि अगर पानी देना ही पड़ गया तो भाई उसका ग्लास अलग रखा हुआ है। जो अगर खाना बना रहा है तो वो जाकर फिर पहले धोकर उसको अलग रखा हुआ है, तब भी धोकर उसी को रखना है। भाई उसका जूठा ये कैसे? तो इस तरह के भेदभाव आज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं होता, और जमकर होते हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि अब ऐसा कहां होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यही है कि जिन लोगों के साथ इतने समय से बुरा बर्ताव होता आया है, उन्हें कभी सामाजिक सम्मान नहीं मिला। सिर्फ पैसा किसी के पास आ जाए उससे समाज में सम्मान नहीं मिलता। आप कई लोगों को देखेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, सम्मान बहुत है, और किसी किसी के पास पैसा बहुत है, सम्मान नहीं। अब वो सम्मान अगर अपने कर्मों की वजह से है, कर्म मतलब अपना जो उन्होंने कांड किया उसकी वजह से सम्मान कम है तो अलग बात है। लेकिन अगर वो सम्मान सिर्फ इसलिए कम है कि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है, तो फिर दिक्कत है। और जब इतने लंबे समय से ये सारे व्यक्ति सहते आए हैं इन सब चीजों को, ठीक है, हाशिए पर हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, इनको मौका नहीं मिला समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का, इतना ऊपर उठने का, अपॉर्चुनिटीज का अवसर, अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने का, तो फिर यहां विधि के समक्ष समता नहीं, विधियों का समान संरक्षण करना पड़ेगा और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, संरक्षणात्मक भेदभाव करना पड़ेगा। और यही है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें समान लोगों के बीच समान कानून लागू हो, ये इसका मूल थीम है। और इसमें भेदभाव होगा, और वो भेदभाव कैसा होगा? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, होगा संरक्षणात्मक भेदभाव। बात समझ में आ गई? यही दोनों का अंतर है। इसलिए जब आप आगे देखेंगे आर्टिकल 15, 16, विधि के समक्ष समता होगी, लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, और अपवाद भी दिखेगा आपको कि भाई पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन कराए जाएंगे। तो वहां विधियों का समान संरक्षण भी दिखेगा और विधि के समक्ष समता भी दिखेगा। तो ये है आर्टिकल 14, ठीक है, मेरे ख्याल से एकदम स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, डायसी के विधि के शासन के अंतर्गत विधि की सर्वोच्चता और विधि के समक्ष समता, ये हमने देख लिया है जो विधि के शासन के अंतर्गत है। विधियों का समान संरक्षण जब हम कह रहे हैं तो समान कानून समान परिस्थितियों वाले लोगों के लिए इंप्लीमेंट होगा, और समाज का युक्ति युक्त वर्गीकरण होना जरूरी है। जब हम कह रहे हैं समान परिस्थितियों वाले लोगों के लिए समान कानून, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर जब टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि होमोजेनस ग्रुप होना चाहिए, सजातीय लोगों का ग्रुप होना चाहिए जिन पर समान कानून लागू हो। और सजातीय लोगों का ग्रुप कैसे बनाएंगे? तार्किक तरीके से बनाएंगे, रैशनल तरीके से बनाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए
कि भाई सजातीय लोगों का हमने एक ग्रुप बनाया है कि जो जो लोग बुलेट रखे हुए हैं पूरे शहर में उनको अब चालान देने की जरूरत नहीं है, वो रेड लाइट जंप कर सकते हैं। तो आपने यहां कानून तो बना दिया, ठीक है, आपने कानून का इक्वल प्रोटेक्शन भी कर दिया। कैसे किया? एक ग्रुप बनाया आपने कहा समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। तो समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए आपने बनाया है क्या कि जिनने बुलेट जिनके पास है उनको हेलमेट पहनने की छूट है, हेलमेट ना पहने, और अगर वो पकड़े जाते हैं उनका चालान नहीं होगा या रेड लाइट जंप कर सकते हैं। तो ये अतार्किक वर्गीकरण हो गया, ठीक है, ये तार्किक वर्गीकरण कतई नहीं हुआ। या हम कहें कि भाई जिनके पास ऑडी है वो 120 से ऊपर भी गाड़ी चला सकते हैं, उनको कोई चालान नहीं करना है, तो ये अतार्किक वर्गीकरण होगा। समान परिस्थिति वाले लोगों का मतलब क्या हुआ? यहां एससीज का ग्रुप बना, पिछड़े वर्ग के लोगों का ग्रुप बन रहा है, तो समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए ग्रुप बना। महिलाओं के बारे में बात हो रही है, वर्क प्लेस पर महिलाओं को प्रोटेक्शन करना है यौन उत्पीड़न से, तो ये महिलाओं के लिए समान तरीके के परिस्थिति में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए है ये कानून, कि वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न से सभी महिलाओं को सुरक्षित करना है। पॉक्सो एक्ट है, बच्चों को सुरक्षित करना है, ठीक है। समान परिस्थिति वाले हैं, सजातीय हैं, उल्टा पुल्टा कोई भी वर्गीकरण नहीं कर देना है। ये नहीं कर देना है कि जितने 6.5 फीट के लंबे लोग हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। या ये नहीं करना है कि दिल्ली में जितने लोग हैं उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये सजातीय ग्रुप, होमोजेनस ग्रुप नहीं होगा। समान परिस्थिति वाले लोगों का जब वर्गीकरण करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कायदे से करिए, बुद्धि लगा के। एक तरह के लोगों का ग्रुप, सजातीय ग्रुप बनाने का मतलब यह है कि उद्देश्य उसका तार्किक होना चाहिए ना। पोक्सो एक्ट बनाया गया है तो उद्देश्य तार्किक है, सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। महिलाओं के लिए अगर किया गया है तो उद्देश्य उसका तार्किक है। महिला कॉलेज बनाया जाता है तो उद्देश्य उसका तार्किक है। कोई भी कानून बनाते समय उद्देश्य तार्किक होना चाहिए, और तब एक समान लोगों के लिए, समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए समान कानून लागू होना चाहिए, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमने अनुच्छेद 14 में देखा कि सभी व्यक्तियों के लिए कहा गया है ना भाई, पर नागरिकों को नहीं। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इस व्यक्ति में लीगल व्यक्ति भी शामिल हैं, लीगल पर्सन्स भी शामिल हैं, यानी कि कंपनी, निगम आदि भी शामिल हैं। और यहां कंफ्यूज नहीं होना है। सिटीजनशिप में हमने देखा था लीगल व्यक्ति का मतलब क्या है, लीगल पर्सन का मतलब क्या है, विधिक व्यक्ति का मतलब क्या है। और वहां हमने कहा था कि भाई विधिक व्यक्ति शामिल नहीं है। तो यहां ध्यान रखिए, वहां हम बात कर रहे थे नागरिकता के लिए। विधिक व्यक्ति को इंडिया में नागरिकता नहीं मिलती, लीगल पर्सन की नागरिकता नहीं होती, यानी किसी कंपनी की नागरिकता नहीं होती इंडिया में, सिर्फ पर्सन्स की नागरिकता होती है। और यहां हम विधिक व्यक्ति यानी कंपनी और निगम इत्यादि को अनुच्छेद 14 में शामिल हैं व्यक्ति की परिभाषा में, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया ही था कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी चाह कर भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। 105 और 361 में जो एक्सेप्शन है ये आपको मिल ही जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं, कैसा लग रहा है ज़रूर बताया कीजिए। नहीं बताने पर एक तरफा संवाद हो जाएगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।